चलिए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। तो जो कांग्रेस का भाई साहब लखनऊ अधिवेशन था उसमें क्या हुआ देखते हैं। तो राष्ट्रवादियों को जल्द ही पता चल गया कि उनकी फूट से उनके उद्देश्यों की हानि हो रही थी और इसलिए उन्हें सरकार के विरोध में एकजुट होना चाहिए। देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा के कारण 1916 में भाई साहब 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की दो घटनाएं हुई। भाई साहब, पहला यह है कि कांग्रेस के दोनों धड़े फिर से एक हो गए। पुराने विवादों का अब कोई अर्थ नहीं रह गया था और फूट के कारण कांग्रेस राजनीति निष्क्रियता का शिकार हो गई थी। 1914 में जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने फौरन बदली हुई स्थिति को समझा और कांग्रेसियों के दोनों धड़ों को एकजुट करने में लग गए। अरे नरमपंथी राष्ट्रवादियों को मनाने के लिए उन्होंने यह घोषणा की, मैं हमेशा के लिए यह बात कह दूं कि जैसा कि आयरलैंड में आयरिश होम रूलवादी कर रहे हैं, हम भी भारत में प्रशासन प्रणाली में सुधार का प्रयास कर रहे हैं। यह न कि सरकार को उखाड़ फेंकने का। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में हिंसा के जो काम किए गए हैं वे न केवल यह कि मुझे अरुचिकर हैं, बल्कि मेरी राय में उन्होंने दुर्भाग्य से हमारी राजनीतिक प्रगति की गति को काफ़ी हद तक धीमा किया है। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी की उभरती लहर ने पुराने नेताओं को भी मजबूर किया कि वे लोकमान्य तिलक और अन्य उग्र राष्ट्रवादियों के कांग्रेस में दोबारा आने का स्वागत करें। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1907 के बाद एकता का पहला अधिवेशन था। इसने स्वशासन के लिए और भी संवैधानिक सुधारों की मांग की। दूसरे लखनऊ में अपने पुराने मतभेद भुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार के सामने साझी राजनीतिक मांगें रखी। युद्ध, दो होम रूल लीगों के कारण जब देश में एक नई भावना पैदा हो रही थी और कांग्रेस का चरित्र बदल रहा था, तब मुस्लिम लीग में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे थे। हमने पहले ही देखा कि शिक्षित मुसलमान युवक उग्र राष्ट्रवादी राजनीति को अपना रहा था। युद्ध के कारण इस दिशा में और भी विकास हुआ। फलस्वरूप 1914 में सरकार ने अबुल कलाम आज़ाद के पत्र अल हिलाल और मौलाना मोहम्मद अली के पत्र कॉमरेड को बंद कर दिया। उसने अली भाइयों मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, हसन मुहानी और अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद कर लिया। कम से कम अंशतः ही सही, युवकों की इस राजनीतिक उग्रता की अभिव्यक्ति लीग में भी हुई। धीरे धीरे उसने अलीगढ़ संप्रदाय के सीमित राजनीतिक दृष्टिकोण के खोल से बाहर निकलना आरंभ किया और कांग्रेस की नीति के करीब आने लगी। कांग्रेस और लीग की यह एकता कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित हुई। इसे आम तौर पर लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की रही, क्योंकि देखो, अरे भैया, इन दोनों को करीब लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की रही, क्योंकि दोनों मानते थे कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ही भारत को स्वशासन प्राप्त हो सकता है। तब तिलक ने घोषणा की थी कि महानुभावों, कुछ लोगों ने यह बात कही है कि हम हिंदुओं ने अपने मुसलमान भाइयों को बहुत सी छूटें दी हैं। मुझे विश्वास है कि जब मैं यह कहता हूँ कि हम बहुत कुछ दे ही नहीं सकते, तो मैं पूरे भारत के हिंदू समुदाय की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अगर स्वशासन के अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को दिए जाएं तो मुझे परवाह नहीं होगी। अगर ये अधिकार हिंदू जनता के निचले और सबसे निचले वर्गों को दिए जाएं तो भी मुझे परवाह नहीं होगी। जब हम एक तीसरे दल से लड़ रहे हों तो यह आवश्यक है कि हम इस मंच पर नस्ल में एकजुट, धर्म से एकजुट, सभी तरह के राजनीतिक विश्वासों से एकजुट होकर खड़े हों। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने अधिवेशन में एक ही प्रस्ताव पारित किए। अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर राजनीतिक सुधारों की सही साझी योजना सामने रखी और मांग की कि ब्रिटिश सरकार यथाशीघ्र भारत को स्वशासन देने की घोषणा करे। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। दुर्भाग्य से इसने हिंदू और मुस्लिम जनता को शामिल नहीं किया।
और अलग अलग चुनाव मंडलों के घातक सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। यह इस धारणा पर आधारित था कि शिक्षित हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग अलग राजनीतिक इकाइयां मानकर फिर उनको साथ लाया जाए। दूसरे शब्दों में, उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास नहीं किया गया, जिससे वे समझ सके कि राजनीति में हिंदू या मुसलमान के रूप में उनके अलग अलग हित नहीं हैं। इसलिए लखनऊ समझौते के बाद भी भविष्य में भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद के फिर से सर उठाने की गुंजाइश बनी रह गई। फिर भी लखनऊ की घटनाओं का अत्यधिक तात्कालिक प्रभाव पड़ा। नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच तथा राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित होने से देश बेहद राजनीतिक उत्साह से भर उठा। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भी राष्ट्रवादियों को खुश करना अब जरूरी समझा। अभी तक वह राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए भयानक दमन का सहारा लेती आ रही थी। उग्र राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों को बड़ी संख्या में जेलों में डाला गया था या बदनाम भारत रक्षा कानून और ऐसे ही दूसरे कानूनों के अंतर्गत नज़रबंद किया गया था। अब सरकार ने राष्ट्रवादी जनमत को संतुष्ट करने का फैसला किया और 20 अगस्त 1917 को उसने घोषणा की क्या की भैया 20 अगस्त 1917 को उसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में एक उत्तरदायी सरकार की अधिकाधिक स्थापना की दृष्टि से स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना उसकी नीति थी। फिर जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई, पर भारतीय राष्ट्रवाद इतने से ही संतुष्ट न हो सका। वास्तव में अब राष्ट्रीय आंदोलन इस स्थिति में था कि शीघ्र ही अपने तीसरे और अंतिम चरण में प्रवेश कर सके। यह चरण गांधीवादी युग के जन संघर्षों का चरण था। मजा आ गई। इतिहास आपको बहुत कुछ सिखाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।